हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अपने 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो नैनवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर आप लोगों को बोलने गुड मॉर्निंग माय डीवाई फैमिली। वक्त आज चला है सीपीआर का यानी कि करंट पल्स रेडियो का, आपके डेली डोज ऑफ इंफॉर्मेशन का। आज मैं आप लोगों के पास और भी न्यूज लेकर आऊंगा और ये सारी की सारी खबरें और न्यूज आप लोगों के पास आती है बीबीसी हिंदी के माध्यम से। हम उनका थैंक यू करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। पहले बायजूस और अब पेटीएम, भारतीय अर्थव्यवस्था के चमकते सितारे कहे जाने वाले ये दोनों स्टार्टअप्स संकट से क्यों घिरते नजर आ रहे हैं। पेटीएम हाल के दिनों में भारतीय स्टार्टअप्स की सफलता की सबसे बड़ी कहानी रही है, लेकिन अब इसके पेमेंट्स बैंक के बंद होने की नौबत आ गई है। आखिर क्या वजह है कि भारत में डिजिटल इकोनॉमी की रफ्तार पर सवार इन स्टार्टअप्स की कामयाबी की कहानी अब कमजोर पड़ती नजर आ रही है। भारत में स्टार्टअप्स की कामयाबी में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के ज़हन में आज ऐसे ही सवाल कौंध रहे हैं। पहले पेटीएम का मामला। पेटीएम का पेमेंट्स बैंक रेगुलेटरी मामलों में फंस गया है। बड़ी तादाद में केवाईसी उल्लंघन के मामलों की वजह से पेटीएम पर मनी लॉन्ड्रिंग का शक पैदा हो गया है। इन आशंकाओं की वजह से आरबीआई ने पेटीएम बैंक के पेमेंट्स बैंक के ज़्यादातर ऑपरेशनों पर रोक लगा दी है, यानी कि उनको स्टॉप कर दिया है। पेटीएम के पेमेंट्स बैंक को 1 मार्च 2024 से नए डिपॉजिट लेने, फंड ट्रांसफर और नए ग्राहक बनाने से रोक दिया गया है। आरबीआई ने पेटीएम को एक ऑडिट फॉर्म नियुक्त करने का निर्देश दिया है ताकि गड़बड़ियों का पता किया जा सके। पेटीएम के पेमेंट्स बैंक में कई गड़बड़ियां पाई गई हैं। इस मामले में जानकार सूत्रों के मुताबिक लाखों अकाउंट के केवाईसी नहीं हुए थे। कई लाख अकाउंट का पैन वैलिडेशन फेल हो गया था और कई 100 खातों का एक ही पैन नंबर था। कई मामलों में तो हजारों अकाउंट्स का एक ही पैन नंबर था। पेटीएम का सितारा कैसे चमका और कैसे फीका पड़ा। पेटीएम ने 2010 में अपना काम शुरू किया था, लेकिन इसकी वॉलेट सर्विस तब परवान चढ़ी जब नवंबर 2016 में मोदी सरकार ने देश में नोटबंदी का ऐलान किया। इस दौरान पूरे देश में 500 और 1000 रुपए के नोट के चलन से हटा दिया गया था। इस दौरान कैशलेस ट्रांजैक्शन के जोर पकड़ने का सबसे ज़्यादा फायदा पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन कंपनी को मिला। पेटीएम बहुत जल्द भारत में डिजिटल पेमेंट सर्विस का पोस्टर बॉय बन गया और देश के कोने कोने में पेटीएम करो की आवाज़ गूंजने लगी। इससे पहले मई 2016 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लॉन्च करने की जानकारी देते समय जब इसके फाउंडर विजय शेखर शर्मा से पत्रकारों ने पूछा कि आरबीआई के कड़े नियमन रेगुलेशन की वजह से कई कंपनियां अपने लाइसेंस सरेंडर कर इस बिजनेस से निकल रही हैं, तो उन्होंने कहा था कि पेटीएम का शानदार सफ़र जारी रहेगा जब तक कोई रोड ब्लॉक अड़चन न आ जाए। जनवरी 2017 में पेटीएम के पेमेंट्स बैंक को लाइसेंस मिला और उसी साल मई में इसने काम करना शुरू कर दिया। इस बीच चीन की दिग्गज टेक कंपनी अलीबाबा और जापानी निवेशक कंपनी सॉफ्टबैंक की फंडिंग से पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन फाइनेंशियल सेक्टर की बेहद ताकतवर कंपनी बनकर उभर चुकी थी। लेकिन 7 साल बाद ही पेटीएम की शानदार कामयाबी के रास्ते में रोड ब्लॉक आ गया। दरअसल पेटीएम की समस्या 2022 में इसके आईपीओ लॉन्च होने के बाद से ही शुरू हो गई थी। मार्च 2022 में जब इसका आईपीओ लॉन्च होने के चंद दिनों के बाद ही इसके शेयरों की कीमत 2150 रुपये की लिस्टिंग प्राइस 1/4 रह गई थी। उस समय भी आरबीआई ने तुरंत प्रभाव से इसके पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहक बनाने से रोक दिया था। कहा जा रहा था कि पेमेंट्स बैंक ने अलीबाबा को अहम जानकारियाँ लीक की थी। अलीबाबा की उस समय पेटीएम में 27% हिस्सेदारी थी। अब एक बार फिर से पेटीएम के शेयर धड़ाधड़ गिर रहे हैं। सोमवार को पेटीएम के शेयरों की कीमत 761 रुपये से घटकर 438 रुपये पर पहुंच गई थी। पिछले 3 सेशनों में ये गिरावट देखी जा रही थी। आरबीआई की कार्रवाई के बाद पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लगातार क्राइसिस मैनेजमेंट में लगी है। कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप की खबरें हैं और कहा जा रहा है कि ईडी कंपनी की जांच कर सकती है। हालांकि 197 कम्युनिकेशन ने इन खबरों को बेबुनियाद बताया है। बायजूस का चढ़ना और उतरना। गिरावट की दूसरी कहानी एयरटेक कंपनी बायजूस से जुड़ी है। कभी भारत की सबसे सफल स्टार्टअप माने जाने ये कंपनी अब नई चुनौतियों से जूझ रही है। कंपनी के पास कैश नहीं है, अपनी वित्तीय रिपोर्टिंग करने में देरी कर रही है और अपने कर्जदाताओं से झगड़े में फंसी है। कंपनी 2022 में $22 अरब की थी, लेकिन इसकी कीमत 99% घट गई। वित्त वर्ष 2021-22 में बायजूस को 5298.43 करोड़ रुपए की आई हुई थी, लेकिन घाटा 8245 करोड़ रुपए का हो गया था। खर्च 94% बढ़कर 13,668 करोड़ पर पहुंच गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक निवेशकों की ये चिंता है कि कंपनी बचा ही रहे ताकि उनका कुछ पैसा तो वसूल हो। और ये भी डर है कि कहीं कंपनी के फाउंडर बायजूस रविचंद्रन भी अपना पद न गंवा दें।
इन सारे संकटों के बीच बायजूस के खिलाफ आईटी सर्विस कंपनी सरफा टेक्नोलॉजी ने नए सिरे से एनसीएलटी में दिवालिया प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अपील की है। बायजूस की सफलता भी 2020 में कोरोना महामारी के दौरान परवान चढ़ी, जब देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे। स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया और फिर कंपनी ने एक ही साल के भीतर $1 अरब से अधिक की पूंजी जुटा ली थी। इस दौरान बायजूस की कई प्रतिस्पर्धी कंपनियां बाजार से बाहर हो गई थीं। इस दौरान उसने एक के बाद एक कई अधिग्रहण किए। कंपनी ने अपना खर्च भी कई गुना बढ़ा लिया था। एक समय में बायजूस संभवतः भारत के टीवी चैनलों पर सबसे अधिक दिखने वाले ब्रांड में शामिल हो गया था। पेटीएम और बायजूस ने क्या गलती की? आखिर पेटीएम और बायजूस ने क्या गलती की जिससे कि वो आज मुसीबत में नजर आ रही हैं? अर्थशास्त्री और स्टार्टअप्स गुरु कहे जाने वाले शरद कोहली ने इसकी वजह समझाते हुए बताया कि पेटीएम ने आरबीआई के कुछ कंप्लायंस फॉलो नहीं किए। 2 साल पहले पेटीएम के पेमेंट्स बैंक को लेकर कुछ सवाल जवाब किए गए थे, उन्होंने इसका भी जवाब नहीं दिया और जो चेतावनी दी गई थी उसके मुताबिक भी खुद को नहीं सुधारा। इसी का खामियाजा आज उसे भुगतना पड़ रहा है। बायजूस की नाकामी की वजह समझाते हुए वो कहते हैं, बायजूस का मॉडल बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गया था। कंपनी ने एक के बाद एक अधिग्रहण शुरू कर दिए थे और निवेशकों ने भी इसमें पैसे लगाने शुरू कर दिए थे। कंपनी की वैल्यूएशन भी $22-23 अरब के करीब पहुंच गई थी, लेकिन कंपनी भूल गई कि उसका जो ऑपरेशन का मॉडल था वो कोविड के दौरान का मॉडल था। वो कहते हैं कि लेकिन कोविड के बाद बच्चों का स्कूल जाना शुरू हो गया और फिजिकल क्लासरूम में पढ़ाई शुरू हो गई। बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ना छोड़ दिया, जबकि कंपनी को लग रहा था कि बच्चे शायद अब कभी स्कूल नहीं जाएंगे। ऑनलाइन पढ़ाई कम होते ही कंपनी का घाटा शुरू हो गया। दूसरी ओर इस बीच उसने अपने खर्चे भी बढ़ा लिए थे। वो कहते हैं, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। भारत में 1,15,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। अमेरिका और चीन के बाद भारत में सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। कुछ स्टार्टअप चमकते हैं, कुछ बड़े हो जाते हैं और पेटीएम जैसे कुछ स्टार्टअप अपने ऑपरेशन की वजह से सवालों के घेरे में आ जाते हैं। एंजल निवेशक मॉडल के आलोचक डॉक्टर अनिरुद्ध मालपानी कहते हैं कि बायजूस और पेटीएम दोनों संकट में फंसने के अलग अलग कारण रहे हैं। वो कहते हैं, बायजूस ने शुरू में काफ़ी मिस सेलिंग की, उसके बिजनेस मॉडल में मौलिकता नहीं थी, वो खान एकेडमी का कॉपी पेस्ट मॉडल था। फ़र्क सिर्फ ये था कि बायजूस स्टूडेंट्स को टैबलेट दे रही थी। मालपानी कहते हैं कि फिर इसमें निवेशक कूद पड़े। एक निवेशक ने अपने पैसे को 2 गुना, दूसरे ने 4 गुना किया। उनमें एक भेड़चाल शुरू हो गई। हर निवेशक दूसरे को देखकर पैसा लगा रहा था, ये सोचकर जब सब पैसा लगा रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये वेंचर सफल होगा। लेकिन कंपनी का ऑपरेशन मॉडल फेल हो गया और निवेशकों के पैसे फंस गए। पेटीएम में कुछ समय तक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन तो भी किया था, लेकिन धीरे धीरे ये भी संकट में घिर गया। पेटीएम की पेरेंट कंपनी कैसे मुसीबत में फंसी? मालपानी कहते हैं, पेटीएम उस सेक्टर में काम कर रहा था जो रेगुलेशन के हिसाब से काफ़ी संवेदनशील है, यानी वहाँ नियम, कायदे, कानून पर आरबीआई की कड़ी नज़र रहती है। फिनटेक कंपनियों को आरबीआई के सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। पेटीएम ने नियमों का पालन नहीं किया और आरबीआई की निगरानी की जद में आ गया। यहीं से इसकी समस्या शुरू हुई। बायजूस के मामले में रेगुलेटरी यानी शिक्षा मंत्रालय और ई कॉमर्स मंत्रालय ने कोई परवाह नहीं की, वरना बावजूद इतनी बड़ी तादाद में ग्राहकों को ये कंपनी धोखा नहीं दे सकती थी। जिस समय ये सब हो रहा था, शिक्षा मंत्रालय सो रहा था। बायजूस को उसके गलत रेवेन्यू मॉडल की वजह से भी नाकामी मिली। पत्रकार और रिसर्च कंपनी मॉर्निंग कॉन्टेस्ट के संस्थापक प्रदीप शाह कहते हैं, बायजूस की व्यवस्था में एक दिक्कत थी, उसका रेवेन्यू मॉडल सही नहीं था, बिजनेस मॉडल में भी खामी थी, कंपनी की सेल्स स्ट्रेटेजीज भी सही नहीं थी। कंपनी मिस सेलिंग कर रही थी तो अपनी क्षमता से ज़्यादा अधिग्रहण कर रही थी। उन्होंने अपनी क्षमता से ज़्यादा कंपनियां खरीदनी शुरू की। उन कंपनियों को खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, लिहाजा कंपनी ने $1.2 अरब का लोन ले लिया और आखिर में वो लोन चुकाने में खुद को नाकाम पाने लगी थी। भारत में स्टार्टअप सिस्टम पेटीएम और बायजूस के संकट में फंसने के बाद कुछ लोगों ने देश में स्टार्टअप सिस्टम को लेकर आशंकाएं जाहिर की। उनका कहना है कि देश में सिस्टम फेल हो रहा है। हालांकि विशेषज्ञ इस तरह की आशंकाओं को सिरे से खारिज करते हैं। स्टार्टअप गुरु कहे जाने वाले शरद कोहली कहते हैं, 1-2 स्टार्टअप कंपनी फेल होने के आप पूरे सिस्टम की नाकामी नहीं करार दे सकते। बहुत सारे कामयाब स्टार्टअप हैं जो भारत और उसके बाहर भी अपना नाम बना रहे हैं। स्टार्टअप बिजनेस में कामयाबी की दर 30-40% है। 60 से 70% स्टार्टअप्स नाकाम रहते हैं, लेकिन जितने भी बड़े और अच्छे स्टार्टअप होते हैं वो काफ़ी कामयाबी के साथ बिजनेस करते हैं और बड़ी तादाद में लोगों को रोज़गार देते हैं। वो कहते हैं, हालांकि पेटीएम और बायजूस जैसे स्टार्टअप्स भी बीच में आ जाते हैं जो जानबूझकर या शरारत की वजह से अपना नुकसान कर लेते हैं। ऐसे थोड़ी बहुत भारत के स्टार्टअप्स इकोसिस्टम की बदनामी होती है, लेकिन भारत का स्टार्टअप्स सिस्टम और एंटरप्रेन्योर से स्प्रेड मजबूत है। 1-2 स्टार्टअप्स के खराब काम से इसे नुकसान नहीं होने वाला। भारत के स्टार्टअप्स के ढहने की आशंका को अनिरुद्ध मालपानी भी बेबुनियाद बताते हैं। वो कहते हैं, जिस तरह से सारी शादियों का अंत तलाक में नहीं होता, उसी तरह सभी स्टार्टअप्स का हश्र खराब नहीं होता। वो स्टार्टअप्स नाकाम रहे हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा वेंचर कैपिटल कंपनियों का पैसा लगा था, जो बहुत लालची थे, जिन्होंने बहुत सारा उठाया और कम समय में ढेर सारा पैसा कमाने की कोशिश की। जब आप काफ़ी पैसा कमाने की कोशिश करते हैं तो आपको इसी अनुपात में से गंवाना भी पड़ता है और मुसीबत यहीं से शुरू होती है। कई स्टार्टअप्स निवेशकों से पैसा लेते हैं और कहते हैं कि वो उनका पैसा 2 गुना 4 गुना कर देंगे। इसके लिए उन्हें कई और वादे करने पड़ते हैं और फिर ये पूरे नहीं होते।
ऐसे स्टार्टअप्स का आधा पैसा विज्ञापन, मार्केटिंग और प्रेस रिलीज में ही खर्च हो जाता है। वो यूज़र के लिए कोई वैल्यू ऐड नहीं करते, तो पूरा मसला वैल्यूएशन का हो गया, वैल्यू का नहीं। अब आगे का देखना है सिलसिला कि कैसा चलता रहेगा। प्रदीप शाह का भी मानना है कि भारत में स्टार्टअप सिस्टम फेल नहीं हो रहा है, वहीं स्टार्टअप कंपनियां फेल हो रही हैं जिनका बिजनेस मॉडल ठीक नहीं है। स्टार्टअप्स के लिए चुनौतियों का दौर है। दुनिया भर में स्टार्टअप्स को फंडिंग की समस्या आ रही है। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे स्टार्टअप्स कंपनियां प्रभावित हो रही हैं। पेटीएम, बायजूस की नाकामी को देखकर आप ऐसा नहीं कह सकते कि भारत में स्टार्टअप्स इकोसिस्टम फेल हो रहा है। पेटीएम और बायजूस जैसी स्टार्टअप्स कंपनियों ने गलती की है। इनके फाउंडर्स को उसे स्वीकार करके उन्हें सुधारना चाहिए। इस सेक्टर को नए लोगों के इतिहास से सबक लेना चाहिए। इतिहास यही दिखाता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। अगर बायजूस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एडटेक में क्या नहीं करना चाहिए था। ये थी आज आप लोगों के सामने करंट पल्स रेडियो। बना रहूँगा आप लोगों के साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो नैनवाणी पर। थैंक यू सो मच।